नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे और इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप देख लेंगे तो परीक्षा में इस चैप्टर से जितने भी सवाल आएंगे वो सब यही ऑब्जेक्टिव से मिलेगा आपको, और दोबारा आपको किसी तरह का ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि जो भी सवाल आएगा सिर्फ इस जो भी मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इसी में से आएगा। तो और इसमें से बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आपको रिपीट होगा, मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा तो इससे संबंधित बहुत ऐसे बातें बताऊंगा जो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं सिर्फ आंसर क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, इससे संबंधित और भी बातें बताऊंगा ताकि आपको किसी तरह का सवाल पूछेगा ना तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। और मैंने मैथ का भी ऑब्जेक्टिव डाल दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। चलिए पहला सवाल है हम लोग का, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है? इसका पीएच मान 10 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है, विलयन जो है लाल लिटमस पर को नीला कर देता है तो ये क्षारीय हो जाता है। क्षारीय 7 से क्या होते हैं, अधिक होता है उसका पीएच मान, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसमें से पहला सत्य है, यह सिरका सी गंध देता है। तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सही है? तो सिरका सी गंध देता है, मैंने सिरका जैसा गंध देता है। बाकी सब कुछ क्या है, इसमें गलत है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, कैसा रंग हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा नीला काला हो जाता है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, सी। अगला नंबर सवाल है चौथा, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा एंटासिड। एंटासिड होता है जो अपच का उपचार किया जाता है, जो भोजन नहीं पचता है इसके लिए एंटासिड हम लोग खाते हैं तो पच जाता है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट एंटासिड हो गया। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ये तो 7 होता है उदासीन का, और 7 से अधिक होता है वो क्षारीय है, 7 से कम होता है जो अम्लीय होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन लवण है? तो इसमें से लवण कौन है? तो आपको मैंने पहले बताया था, ये लवण जो है K2SO4 होता है। वैसे तो NaCl भी लवण होता है, सोडियम क्लोराइड, इसमें हो जाएगा K2SO4। ये सोडियम है, ये लवण नहीं है, क्षार है, इसको भस्म भी बोलते हैं, और ये क्या है, अम्ल है। तो ये हो जाएगा आपका लवण। चलिए आगे, 7वां नंबर सवाल है, किस लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? आपको मालूम है कि आयरन मतलब होता है क्या, लोहा, तो लोहा का संकेत Fe होता है। और जब जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक इसमें प्राप्त होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, 7 का आंसर सी हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षार शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका बी, 8 से 7.8 तक, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बेकिंग पाउडर का क्या होगा? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होगा? बेकिंग पाउडर जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उसमें पाउडर डाला जाता है, जिससे जैसे कि बाहरी जो मार्केट में जो हम लोग
कचौड़ी खाते हैं तो उसको फुलाने के लिए, ब्रेड को फुलाने के लिए ये खाने वाला सोडा डाला जाता है जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3 होता है, यानी कि 9 का आंसर सी हो जाएगा आपको। एक होता है धोने वाला सोडा, उसमें H नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, CaSO4 हाफ HTO बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अन्य नाम भी है, आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल आप इतना याद रखिएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसमें क्या होते हैं, ये विजातीय यौगिक है इन बाकी तीनों के तुलना में। आगे सवाल नंबर 11 है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका आंसर बताया जाएगा। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा और परीक्षा में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आपको मालूम है कि क्षार कब होता है, जब 7 से अधिक होता है। तो 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 7 से अधिक इसमें कौन है, 13 है, यही ना होगा ऑप्शन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हो जाएगा 13 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये होता है प्रबल अम्ल। आगे सवाल है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है? अम्ल और क्षार ये तो आप जानते हैं। तो अम्ल 7 से क्या होता है, कम होता है, और क्षार जो है 7 से अधिक होता है। इसमें पूछ रहा है कि अम्लीय, तो 7 से कम कौन है, ये एक क्षार है, तो इसका आंसर 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल इसमें कौन है? मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर आपका हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये संक्षारक अम्ल है, मतलब क्षारक अम्ल है। अगला, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? कवक, लीचेन, जिनोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर हो जाएगा बी, लीचेन होता है। अगला सवाल है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। भस्म को ही हम लोग क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो भस्म यदि जल में घुल जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्षार और भस्म दोनों सेम नाम है, दोनों एक ही को बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है तो उसका मान 7 से तो अधिक ही होगा, क्योंकि 7 से कम वाला क्या होता है, अम्ल होता है। याद रखिएगा, 7 से कम रहेगा pH मान तो वो हो जाता है अम्लीय, और 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है, और 7 होता है जो उदासीन होता है, ठीक है। तो 7 से अधिक है, इसलिए 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्षारीय अम्ल है? 19 का आंसर हो जाएगा डी, H2SO4 होता है, ये द्वितीयक क्षारीय अम्ल है। अगला, बैटरी का सांद्र अम्ल क्या होता है? सांद्र H2SO4 होता है। याद रखिएगा, बैटरी में डाला जाता है जो तेजाब के रूप में रहता है। अगला सवाल है, ये पानी वाला बैटरी जो होता है ना, ये टॉर्च वाला बैटरी नहीं, पानी वाला बैटरी जो गाड़ी में लगा रहता है। चलिए, एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल
दुर्बल अम्ल है क्योंकि। तो अगला सवाल है आपका 21 नंबर है, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ये कम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ठीक, अगला, निम्न में सबसे प्रबल लवण कौन है। लवण मतलब होता है जो क्षार और अम्ल मिलता है, तो क्षार और अम्ल मिलता है तो लवण का निर्माण होता है, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो लवण होता है। तो ये होता है NaCl। तो ये प्रबल होता है, मजबूत होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 22 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है 23, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी टूथपेस्ट प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर आपका ये हो जाएगा, क्षारीय होता है। तभी तो क्या करता है, साफ कर देता है और कीटाणुओं से बचाए रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 24 का आंसर बी हो जाएगा। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या हो जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 7 से कम हो जाता है। CO2 गैस को पानी में मिलाइएगा तो अम्लीय हो जाता है, तो अम्लीय 7 से कम होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र, देखिए ये सवाल आपका गलती दिया है। कली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH2 का होल ट्वाइस होता है, लेकिन आपके बुक में जो है गलती आंसर दिया है। तो ये 26 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। इस गाइड में जो आंसर दिया है गलती दिया है। मैं बार बार बताता चल रहा हूँ कि अब गाइड के भरोसे से मत रहिएगा, उसमें बहुत गलती सारा आंसर दिया रहता है। ठीक है, चलिए इसका कन्फ्यूजन भी मैं आगे दूर कर दूंगा। अभी देखिए ये आ ही गया है। कली चूना जो हम लोग सफ़ेदी के रूप में दीवारों में इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आगे, किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो ये तो CaOH2 का होल ट्वाइस यही सवाल है, बस सेम अलग है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो ये आंसर भी आपका बुझा हुआ चूना, तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ये भी वही होगा आंसर, CaOH का होल ट्वाइस। अगला सवाल है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, लवण है Na2CO3, इसका जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये क्षारीय हो जाता है, तो 7 से अधिक हो जाएगा इसका pH मान। आगे सवाल है, एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट दे दिया है तो इसको समझ लेते हैं। एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम जो होता है, 30 का आंसर आपका हो जाएगा ए, एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। 31 का आंसर बी हो जाएगा, OH। OH का लाल को नीला कर देता है। ठीक है, आगे, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान क्या हो जाता है। देखिए, जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान जो होता है वो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि नीले को लाल करता है तो वो क्या हो जाता है, वो जो होता है अम्लीय हो जाता है। अम्लीय हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाएगा। और ये OH जो है क्षारीय कर देता है, लाल को नीला कर देता है, यानी क्षारीय कर देता है, तो इसका मान 7 से अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए
जब क्षारीय कहेगा यानी नीले को लाल कर देगा तो वो अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। और लाल को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको क्षारीय बोलते हैं, या OH भी लगा सकते हैं, हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब ऑक्जेलिक अम्ल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये तो हो गया आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का आंसर हो जाएगा बी, टमाटर। टमाटर के रस में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद एक छात्र जांच प्रणाली के लिए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखता है? देखिए, जब मिलाता है तो उसका रंग जो है आपका दिखेगा नीला दिखता है। ठीक है, आगे सवाल है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कीले को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, क्या था? तो जब आपको मालूम है कि लोहे की कील को डुबाया गया था तो इसमें लोहा वाला कौन सा है? ये ऑप्शन सी है, तो FeSO4 हो जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट सॉरी। चलिए, ये आपका आंसर 35 का क्या हो जाएगा? 35 का आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसका भी आंसर गाइड में आपका गलत दिया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, CaSO4 ½ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा, 36 का। आगे सवाल है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह रंग किस रंग का होता है? सवाल समझिएगा, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होगा न ही क्षारीय होगा तो यह किस रंग का होगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी बैगनी हो जाएगा। चलिए, आयोडीन युक्त नमक है NaCl, आपको मालूम है नमक का सूत्र NaCl होता है और उसमें मिलाया जाता है Ki या KiO3 मिलाया जाता है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन होगा सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बोला जाता है इसको। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सवाल नंबर 36 में था, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। तो अर्ध मतलब आधा, 1/2 है ना, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है ना, तो इसी को अर्ध या हेमी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्फीयर बोलते हैं और स्फीयर का आधा को हेमी स्फीयर बोलते हैं, तो आधा को हम लोग हेमी भी बोलते हैं या अर्ध बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेमी। ठीक, तो इसका नाम 2 है, आगे मैं इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप बस आगे इसको पढ़ते चलिए। आगे सवाल है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो 40 का आंसर 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और 40 लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? 40 का आंसर आपका हो जाएगा सी, गंधीय, ये गंध देता है। ठीक है, आगे सवाल है 41, दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? इतना सारा अम्ल दिया हुआ है, तो आप दही का जो अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। दही में लैक्टिक अम्ल मिलाया जाता है, ये अम्ल। अगला है, शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ प्लास्टर और पेरिस लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उसको प्लास्टर किया जाता है, उजला देखते हैं लगा रहता है, तो वो प्लास्टर और पेरिस होता है।
उससे किया जाता है, वो बहुत कम समय में ही क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, आगे, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? एसिटिक अम्ल जो है इसमें से किससे मिलता है? एसिटिक अम्ल जो है आपको मिलेगा सिरका से। याद रखिएगा, एसिटिक एसिड कहिए या अम्ल कहिए, सिरका से मिलता है। अगला, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल जो है संतरा या नींबू से मिलता है। तो 45 का आंसर आपका सी हो जाएगा। और संतरा नींबू में से कोई एगो देगा तो कोई एक मारिएगा, दोनों देगा तो दोनों मारिएगा, या एक ही देगा तो सिर्फ एक में मारेंगे। ठीक है, आगे, टॉर्टिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टॉर्ट्रिक अम्ल। तो 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा, इमली में होता है, जिसकी वजह से खट्टा लगता है। ठीक है, आगे, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हम लोग अभी पढ़े थे, दही। दही से ना लैक्टिक अम्ल मिलता है। आगे, चींटी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 48 का आंसर हो जाएगा डी, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसको हम लोग आगे भी पढ़े थे, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। आगे सवाल है, दांतों को क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? तो इस पर आंसर दिया है, 49 का आंसर दिया है बी है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, यानी गिरना शुरू हो जाता है। ये बुढ़ापा अवस्था में आता है कि कुछ समय हमारे दांतों का पीएच मान जो है इतना नहीं हो पाता है कि कुछ समय हम लोग का क्या हो जाता है, उम्र ढल जाने से पीएच मान घट जाता है, जिससे दांतों का क्षय होने लगता है, टूटने लगता है। ठीक है, आगे, बच्चा का दांत तो दूध वाला रहता है, इसीलिए टूटता है। ठीक है, आगे, हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, जो भोजन को पचाने में काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो एक आपको मालूम है 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। लेकिन याद रखिएगा, अम्लीय में 7 से जितना कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। यानी कि इसमें सब 7 से तो सब कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा वही जो कम होगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक, फिर से समझिए कंसेप्ट, 7 से कम जितना रहेगा वो सब अम्लीय होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अम्लीय वही होगा जिसका नंबर सबसे कम होगा। यानी इसमें से 1 2 3 4 है तो सबसे ज़्यादा अम्लीय जो होता है 1 होगा, क्योंकि क्या है, 1 है इसका नंबर। तो जितना नंबरिंग में 1 होगा उसका ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी हमने बताया था, खाने वाला और धोने वाला। तो ये आपका आंसर है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, Na2CO3 10H2O होता है। खाने वाला में H लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। बेकिंग सोडा, देखिए आगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना, Na उसमें भी लगा रहता है, कैल्शियम नहीं होगा, सॉरी। चलिए, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे होता है Na2HCO3। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे।
इस तरह का होता है। इससे पहले भी तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। चलिए आगे है सवाल। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, ये ऑप्शन हो जाएगा CaNO3। कैसे पोटेशियम NO3 नाइट्रेट। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये धोने का सोडा किया जाता है। धोने वाला सोडा पानी में डालते हैं तो उसका कठोरता क्या हो जाता है, हट जाता है, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है, डालते हैं तो। ठीक है, अगला, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। 56 का आंसर हो जाएगा आपका C, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए अग्निशामक यंत्र जो हम लोग लेके आता है, हमारे पास आग उग लग जाता है तो उसमें जो डाला रहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला रहता है, वो जो बुताते समय क्या होता है, उसका वाष्पित होता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन दूर हटता है, जिससे जलने वाला जो भी जलता है वो उसका जलने का प्रक्रिया धीमे हो जाती है। ठीक है, आगे, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्राइट का अन्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो आ गया ना, मैंने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको परीक्षा में आएगा ही आएगा। अगला सवाल है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है, याद रखिएगा। तो 58 का B हो गया आंसर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। फॉर्मिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या होता है, तो इसका आईपीएक नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल, जो चींटी के डंक में होता है। ठीक है, अगला सवाल है, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षार का 7 से अधिक होता है। कौन से गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है। कौन से गैस, निम्न में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका C 61 का, CO2। अब नहीं देखते हैं जल में चूने को डालते हैं तो पूरा ढकता है, उसको उजला कर देता है, दूधिया कर देता है। तो CO2 गैस जो है उजला कर देता है, दूधिया कर देता है। कौन भस्म नहीं है, तो NaCl लवण है, बाकी सब भस्म है। ठीक है, आगे, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे। तो 63 का आंसर D हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होता है, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। आगे सवाल है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। अम्ल और क्षार आपस में प्रक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। 64 का आंसर हो जाएगा आपका C, जिसको नमक बोलते हैं, अम्ल क्षार मिलकर बनता है। ठीक है, आगे सवाल नंबर है 65। आप देख सकते हैं ये टोटल। दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और परीक्षा में कंफर्म रहिए। ये मैंने पूरे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे मैं आपको डाल दूंगा। अब पहले चैप्टर का भी मैं डाल चुका हूँ, फिजिक्स का कंप्लीट डाल चुका हूँ, बायो का एक चैप्टर डाल चुका हूँ। आप इसको याद करते रहिए। आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं, एक बार देखने के बाद सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जिससे आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तब मुश्किल से वीडियो आपको आधा घंटा का है, आधा घंटा में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमेशा के लिए याद हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको 5 चैप्टर पढ़ना ही है, तब 5 चैप्टर में 2.5 घंटा लगे। 2.5 घंटा में आपको बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 80 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 40 में 40 कन्फर्म हो जाएगा, 40 नंबर का तैयारी हो जाएगा। पूरे 1 साल आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बचे हुए सवाल को पढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए जब भी अम्लीय होगा तो 7 से तो कम ही होगा, ये तो मालूम है। अब यहाँ 7 दिया है तो ये तो उदासीन हो जाएगा। और यहाँ दिया है 5.6 से अधिक, और यहाँ दिया है 5.6 से कम, और यहाँ दिया है 5.6।
तो 5.6 से क्या होगा, कम होगा, वो क्या होता है, अम्लीय होगा। 5.6 भी होगा, लेकिन 5.6 से कम कह रहा है, यानी कि ये इससे कम जितना होगा वो और अच्छा होगा अम्लीय वर्षा के लिए। तो ये कंफर्म ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका 65 का क्या हो जाएगा, बी होगा। 5.6 से जितना कम रहेगा उतनी अम्लीय वर्षा होगा। ठीक है, आगे कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इसमें हल्दी, बाकी सब मिक्सिंग बनाया हुआ है। ठीक है, आगे सवाल है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका डी, Na2O। और आखिरी सवाल आपका है ये 68। बेकिंग पाउडर एक मिश्रित है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रित है, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, धन्यवाद।